हेलो एंड वेलकम टू लर्न जी। आज हम लोग डिस्कस करेंगे क्लास 8 के चैप्टर 3 संश्लेषित रेशे और प्लास्टिक। चलते हैं पहला क्वेश्चन में। स्पष्ट कीजिए कि कुछ रेशे को सिंथेटिक क्यों कहा जाता है। कुछ ऐसे रेशे होते हैं जिसे सिंथेटिक कहा जाता है, क्यों? क्योंकि कुछ रेशे को सिंथेटिक फाइबर कहा जाता है क्योंकि ये मानव निर्मित रेशे होते हैं। मानव निर्मित का मतलब होता है मनुष्य द्वारा निर्मित, जो कुछ रसायनों का उपयोग करके इसे तैयार किया जाता है या किया जा सकता है, और ये छोटी छोटी इकाइयों से बनी होती है और एक साथ जुड़कर लंबी श्रृंखलाएं बनाती है, जिसे सिंथेटिक कहा जाता है। सिंथेटिक फाइबर सही उत्तर को चिन्हित करें। रेयन जो होता है सिंथेटिक फाइबर से अलग है क्योंकि ऑप्शन ए या रेशम की तरह दिखता है, नहीं, या रेशम की तरह नहीं दिखता है। दूसरा, यह लकड़ी के गूदे से प्राप्त किया जा सकता है। दूसरा है इसके रेशों को भी प्राकृतिक रेशे की तरह बुनाया जा सकता है। तो रेयन जो होता है वो या लकड़ी के गूदे से प्राप्त किए जा सकते हैं, या फिर लकड़ी के। नंबर 3, रिक्त स्थानों की पूर्ति उचित शब्द से कीजिए। जो खाली जगह है हमें खाली जगह को भरना है। सिंथेटिक फाइबर को डैश या डैश फाइबर भी कहा जाता है। सिंथेटिक फाइबर को मानव निर्मित होने के कारण इसे कृत्रिम या फिर मानव निर्मित फाइबर भी कहा जाता है। नेक्स्ट, सिंथेटिक फाइबर डैश नामक कच्चे माल से संश्लेषित होते हैं। सिंथेटिक फाइबर जो होता है पेट्रोकेमिकल्स नामक कच्चे माल से संश्लेषित होते हैं। और सी में कहता है सिंथेटिक फाइबर की तरह प्लास्टिक भी डैश है। सिंथेटिक फाइबर की तरह प्लास्टिक क्या है? प्लास्टिक एक बहुलक है। तो चलते हैं हम लोग बहुलक किसे कहते हैं, थोड़ा जान लेते हैं इसका डिटेल्स में। बहुलक जो होता है ग्रीक शब्द पॉलीमरस से लिया गया है, जिसका मतलब होता है। क्वेश्चन नंबर 4, उसका उदाहरण दीजिए जो इंगित करता है कि नायलॉन के रेशे बहुत मजबूत होते हैं। हम लोग जानते हैं कि नायलॉन जो होता है बहुत मजबूत। नायलॉन का उपयोग बहुत सारा जगह में उपयोग किया जाता है, जैसे कि पैराशूट बनाने में। इसके अलावा नायलॉन का उपयोग सीटबेल्ट में, इवन मछली पकड़ने में भी जाल के रूप में तैयार किया जाता है। और चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। समझाइए कि प्लास्टिक के बर्तनों को भोजन के भंडारण के लिए क्यों पसंद किया जाता है। हम लोग जो अक्सर घर में यूज करते हैं किसी सब्जी को रखने के लिए या किसी को ढकने के लिए, हम लोग प्लास्टिक का यूज करते हैं। प्लास्टिक के जैसे बर्तन हुआ, क्योंकि जो प्लास्टिक होता है वो गैर प्रतिक्रियाशील होते हैं और खाद्य पदार्थों को अवयवों के साथ प्रतिक्रिया नहीं करता है, एक दूसरे से रिएक्ट नहीं करता है। यहाँ पर आप लोग क्वेश्चन नंबर 6, थर्मोप्लास्टिक्स और थर्मोसेटिंग प्लास्टिक में अंतर स्पष्ट कीजिए। पहले हम इसको जान लेते हैं कि थर्मोप्लास्टिक्स के गुण और थर्मोसेटिंग प्लास्टिक के गुण में क्या अंतर है। जब भी हम लोग किसी का अंतर करेंगे तो बीच में एक ऐसे लकीर दे देंगे, एक तरफ जिसको करना है, दूसरे तरफ जिससे करना है। तो पहला लिख देंगे हम लोग थर्मोप्लास्टिक और दूसरे तरफ लिखेंगे हम लोग थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। थर्मोप्लास्टिक को गर्म करने पर यह नरम हो जाता है, जबकि थर्मोसेटिंग प्लास्टिक को गर्म करने पर इसे नरम नहीं किया जा सकता है। और दूसरा है कि इसे आसानी से ढला जा सकता है। या फिर अलावा हम लोग लिख सकते हैं कि थर्मोप्लास्टिक का थर्मोसेटिंग प्लास्टिक की तुलना में इसका आणविक भार कम होता है, मतलब इसका वजन में भी कम होता है, जबकि इसका वजन काफी ज्यादा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, समझाइए कि निम्नलिखित थर्मोप्लास्टिक से क्यों बना होता है। पहला है सस्पेंड हैंडल। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का उपयोग सस्पेन के हैंडल में किया जाता है और उसको बनाने में भी उपयोग किया जाता है, क्योंकि यह गर्मी के कुचालक होता है।
कुचालक का मतलब जो होता है गर्मी को आने नहीं देता है या रोक लेती है। बैकलाइट जो होता है एक प्रकार की थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है जो गर्मी और बिजली के कुचालक होता है। बिजली का कुचालक का मतलब होता है कि बिजली का प्रभाव या प्रवाह नहीं होता है। और इसके अलावा जो होता है निम्नलिखित उत्पादों की सामग्री को पुनः नवीनीकरण किया जा सकता है और पुनः नवीनीकरण नहीं किया जा सकता है। में वर्गीकृत करें। पुनः नवीनीकरण का मतलब होता है कि जो फिर से बनाया जा सकता है। जैसे कि यहाँ कुर्सी है, कुर्सी को भी तोड़कर फिर दोबारा फिर कुर्सी बनाया जा सकता है, उसे पुनः नवीनीकरण किया जा सकता है कहते हैं। जबकि दूसरा है पुनः नवीनीकरण नहीं किया जा सकता है। जैसे कि हम लोग उसका उदाहरण ले सकते हैं कि कुकर के हैंडल को हम लोग फिर से कुकर के हैंडल के रूप में नहीं देख सकते हैं। तो चलते हैं हम इसका बंटवारा करते हैं। यहाँ पुनर्नवीनीकरण और पुनर्नवीनीकरण नहीं किया जा सकता है के आधार पर दो भागों में बांटा गया। पहला जो होता है नवीनीकरण किया जा सकता है, जैसे कि प्लास्टिक की कुर्सियाँ, प्लास्टिक की कटोरे, बिजली स्विच, बिजली तारों का प्लास्टिक कवर, कैरी बैग। इसके अलावा है बॉल पेंट। जबकि पुनर्नवीनीकरण नहीं किया जा सकता है में जोड़ सकते हैं राणा गर्मियों के लिए शर्ट खरीदना चाहता है। क्या उसे सूती शर्ट या सिंथेटिक सामग्री से बनी? राणा एक लड़का है जो कि गर्मियों में सूती शर्ट खरीदना चाहिए, ना कि सिंथेटिक शर्ट। कपास पानी का अच्छा अवशोषक है, तो यह शरीर से निकालने वाले पसीनों को सोख लेता है और इसे पर्यावरण के संपर्क में ला सकता है। इस प्रकार पसीने को वाष्पित करने में मदद करते हैं और हमारे शरीर को ठंडा करने में मदद करते हैं। इसीलिए हमें गर्मी के दिन में सूती कपड़ा। यह दर्शाने के लिए उदाहरण दीजिए कि प्लास्टिक असंक्षारण का मतलब जो होता है वो आसानी से जंग नहीं लगता है और यह पानी और हवा से रिएक्ट नहीं करता है। जबकि संक्षारण का मतलब होता है पानी और हवा की उपस्थिति में यह रिएक्ट कर लेता है। जैसे कि लोहा जो होता है, लोहा, पीतल, तांबा हवा और पानी की उपस्थिति में यह तुरंत रिएक्ट कर लेता है। जबकि प्लास्टिक एक प्राकृतिक में गैर संरक्षक होते हैं। ये मजबूत रसायनों के संपर्क में आने पर भी प्रतिक्रिया नहीं करती है। उदाहरण के लिए हम घर पर जिन सफाई रसायनों का उपयोग करते हैं उन्हें धातु के कंटेनर द्वारा ब्रश के हैंडल और ब्रिसल्स एक ही सामग्री से बना होने चाहिए। अपना जवाब टूथब्रश का हैंडल और ब्रिसल एक ही सामग्री से नहीं बना होना चाहिए, क्योंकि टूथब्रश का हैंडल सख्त और मजबूत होना चाहिए जबकि ब्रिसल नरम हो। हमें प्लास्टिक से बचना चाहिए क्योंकि प्लास्टिक प्रकृति में गैर बायोडिग्रेडेबल है। गैर बायोडिग्रेडेबल का मतलब होता है यह असड़नशील होता है, मतलब यह सड़ता नहीं। जैसे हम लोग किसी जब फल या फिर पेड़ पौधे काटे जाते हैं तो पुनः मिट्टी के साथ रिएक्ट करके सड़ जाते हैं, जबकि प्लास्टिक वैसा नहीं करते हैं और एक बार पर्यावरण में मिल जाने के बाद ये प्रदूषित के कारण बन जाते हैं और जलाए जाने पर भी जहरीले गैस छोड़ते हैं और कचड़े में फेंके गए प्लास्टिक के थैले जानवरों द्वारा निगल लिए जाते हैं। अक्सर ग्रामीण कचड़े में ऐसा होता है कि बकरी के द्वारा या फिर गाय के द्वारा प्लास्टिक को चबाए ले जाते हैं, जिसके चलते उनका श्वसन प्रणाली प्रभावित हो जाती है। कलम ए के पदों को कलम बी में दिए गए वाक्यांशों के साथ सही ढंग से मिलाइए। यहाँ पर दो कलम दिया है, कलम ए और कलम बी। कलम ए में पहला है पॉलिस्टर। पॉलिस्टर जो होता है वो कपड़े को आसानी से झुर्रीदार नहीं होने देती है। जबकि टेफ्लॉन में जाएंगे। टेफ्लॉन जो होता है वो नॉन स्टिक कुकवेयर बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसके लिए ऑप्शन हो जाएंगे सी। जबकि
3 में है रेयन। रेयन जो होता है लकड़ी के गूदे का उपयोग करके तैयार किए जाते हैं, जिसका ऑप्शन ए। अब है बचा नायलन। नायलन का उपयोग किया जाता है पैराशूट में, सीट बेल्ट में आदि कई जगह में। तो यहाँ पर लिखा है 4 से ऑप्शन बी। नंबर पैराशूट 14। सिंथेटिक फाइबर का निर्माण वास्तव में वनों का संरक्षण में मदद करता है। जो सिंथेटिक फाइबर का उपयोग किया जाता है वो वास्तव में और हकीकत में भी वन के संरक्षण के लिए बहुत मदद करता है। इस पर टिप्पणी देना है। तो इसका उत्तर हम लोग इस तरह लिख सकते हैं कि कृत्रिम रेशों का निर्माण वनों के संरक्षण में सहायक है, क्योंकि यदि हम प्राकृतिक रेशों का उपयोग करते हैं तो उनके लिए कच्चा माल पौधा से प्राप्त करना होता है, जिसके लिए बहुत सारे पेड़ों को काटने की आवश्यकता होती है। और यह वनों के सहायक में थर्मोप्लास्टिक्स विद्युत का कुचालक है। यह दर्शाने के लिए एक क्रियाकलाप का वर्णन कीजिए। थर्मोप्लास्टिक जो होता है विद्युत का कुचालक, मतलब विद्युत का धारा प्रभाव नहीं होता है। इसे हमें सिद्ध करना है और दिखाना है। तो इसका उत्तर देख सकते हैं कि यह दिखाने के लिए थर्मोप्लास्टिक बिजली का कुचालक है। हम एक सर्किट डिजाइन करेंगे, उसके लिए हम एक बल्ब, कुछ तार, एक बैटरी, सिंथेटिक रेशे को जिसे सिंथेटिक फाइबर भी कहा जाता है, वह होते हैं जो मानव निर्मित होते हैं और विभिन्न प्रकार के रासायनिक पदार्थों और कच्चे माल जैसे पेट्रोकेमिकल्स के संयोजन से प्राप्त होते हैं। सिंथेटिक फाइबर को जो होता है जनरली 4 भागों में बांटा गया है। पहला है रेयन, दूसरा है नायलन, तीसरा है पॉलिएस्टर और चौथा है एक्रिलिक। पहला है रेयन। रेयन का जो होता है लकड़ी के गूदे से प्राप्त किया जाता है या फिर लकड़ी की गूदे से संश्लेषित होता है। दूसरा है नायलन। नायलन जो होता है एक व्यावसायिक रूप से संश्लेषित फाइबर है और नायलन का बनाने के लिए कोयले, पानी, हवा का उपयोग करके संश्लेषित किया जाता है। और नायलन जो होता है बहुत मजबूत होता है। यह एक लोकप्रिय मानव निर्मित रेशे में से एक है, जिसका व्यापक रूप से कपड़े बनाने के लिए उपयोग किए जाते हैं। और चौथा है एक्रिलिक। यह मानव निर्मित फाइबर है जिसे कृत्रिम ऊन या सिंथेटिक ऊन के रूप में